हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला जायसवाल, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज कोरबा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। मैं आज बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक लेकर के आई हुई हूँ। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। बच्चों, आपके मन में जिज्ञासा होती होगी कि पृथ्वी का आंतरिक रूप कैसा है, पृथ्वी की आंतरिक बनावट कैसी है, रासायनिक संगठन या रासायनिक संरचना कैसी है, ये सब जानने की उत्कंठा होती होगी। बच्चों, तो आज हम इसके लिए कुछ स्रोतों के माध्यम से आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसे आर्टिफिशियल सोर्स, अप्राकृतिक स्रोत के आधार पर अप्राकृतिक, जो प्रकृति से हट करके, जिसको हम कहते हैं अप्राकृतिक, और दूसरा है नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, ये नेचुरल सोर्सेस हैं। और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य से तात्पर्य हुआ कांट के वायव्य परिकल्पना है और लाप्लास की परिकल्पना है, निहारिका परिकल्पना, इन सब के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करना। तो आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे अप्राकृतिक सोर्स या अप्राकृतिक आर्टिफिशियल सोर्स के विषय में। तो इसमें हम तीन बातों को लेकर के चलेंगे: डेंसिटी, घनत्व, प्रेशर, दबाव, और तीसरा है टेम्परेचर। तो डेंसिटी क्या होता है? घनत्व। घनत्व के आधार पर हम देखते हैं पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी पिंड का घनत्व जो है 5.5 है। और ऊपरी परतदार चट्टान, ये जो ऊपरी परत है जिसको हम सियाल भी कहते हैं, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बनी हुई है, इसका घनत्व जो है कितना है बच्चों? 5.5 है। और पृथ्वी के न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर यानी संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना? 5.5 बताया गया। और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अधिकांश चट्टानें जो है परतदार चट्टानों से बनी हुई है। इसका आपेक्षिक घनत्व 2.7 है। इसके नीचे परतदार चट्टानें हैं। इन परतदार चट्टानों का घनत्व है 2.9 से 3.5 है। इसको सीमा भी कहा जाता है। सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ है। और इसके बाद का भूगर्भ का भाग, जिसको केंद्रीय भाग भी कहते हैं, क्रोड भी कहते हैं, और नीफे भी कहा जाता है। नीफे से तात्पर्य होता है निकिल और आयरन, मतलब निकिल और आयरन से ये भीतरी भाग या क्रोड जो है या भूगर्भ की का आंतरिक भाग जो है, केंद्रीय भाग जो है, बना हुआ है भारी धात्विक पदार्थों से बना हुआ है। इन धात्विक पदार्थों के कारण से, इसका अधिक भार के कारण से इसका घनत्व जो है कितना है? 11 है। संपूर्ण पृथ्वी धरातल की ऊपरी परत जैसे पदार्थों से बनी हुई है। इसी प्रकार से पृथ्वी की रचना अनेक परतों से हुई है। आंतरिक परत भारी पदार्थों से निर्मित है और इसका केंद्रीय भाग निकल और लोहे जैसे भारी धातुओं से निर्मित है। सर्वाधिक घनत्व वाला है ये, और पृथ्वी का इसी कारण से इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? चुंबकीय गुण पाया जाता है। दूसरी बात आती है दबाव, प्रेशर जिसको कहा जाता है। तो चट्टानों की दबाव क्षमता उनके कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थानों पर निर्भर करती है। पृथ्वी के धरातल से जो हम गहराई पर जाते हैं तो त्यों इसका दबाव बढ़ता जाता है। ऊपरी परत से हम जैसे जैसे धरातल के अंदर भूगर्भ में जाते हैं तो इसका क्या होता है? दबाव बढ़ते जाता है। तो पृथ्वी के धरातल से जो हम केंद्र की ओर जाते हैं तो त्यों पदार्थों का भार या दबाव बढ़ता जाता है। प्रारंभ में यह माना गया था कि दबाव के बढ़ने के कारण ही पृथ्वी के अंतरतम या क्रोड का क्या होता है? घनत्व अधिक हो जाता है। लेकिन नवीनतम जो अध्ययन किया गया, जिससे क्या पता चला कि सेलों का घनत्व, यानी दबाव के कारण सेलों का घनत्व केवल एक सीमा तक ही बढ़ता है, लेकिन उसके बाद नहीं। बल्कि ये किसके कारण इसका घनत्व अधिक होता है? ये धात्विक पदार्थों के कारण से, जो निकिल और आयरन जैसे धात्विक पदार्थ है उनके कारण से इसका घनत्व अधिक होता है। तो इस प्रकार से हमने घनत्व के आधार पर और दबाव के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को देखा। इसके बाद आता है तापमान।
तापमान के आधार पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रति 32 मीटर की गहराई पर इसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इस आधार पर यदि तापमान में इतनी अधिक वृद्धि होगी तो क्या होगा कि भूगर्भ का आंतरिक भाग जो है क्या होगा, आंतरिक भाग जो है तप्त अवस्था में हो जाएगा या तरल अवस्था में हो जाएगा, वो ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता है। इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तब धरातल के अंदर से तप्त मैग्मा, लावा, धूल, राख, ये सारी चीज़ें धरातल के अंदर से बाहर निकलती है। इससे हमको पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता चलता है। हम क्या देखते हैं, ये भाग जो है केवल कितनी गहराई तक का पता चलता है, 50 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर की गहराई तक का ही पता चल पाता है और उसके बाद के आंतरिक भागों का पता नहीं चल पाता है। तो हम क्या देखते हैं कि आंतरिक भाग की पूर्णतः हमको जानकारी नहीं मिल पाती है और अनेक प्रश्नों को उत्तर हमको देना बाकी रह जाता है। तो इस प्रकार से ताप और दाब की दशाओं के आधार पर हमको देखने की आवश्यकता है, शोध करने की आवश्यकता है कि इसका आंतरिक भाग कैसा है। दूसरी बात आती है कि नेचुरल सोर्स के आधार पर हम किसके बारे में जानना चाहेंगे, ज्वालामुखी उद्गार और भूकंपीय उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार के बारे में मैंने बताया कि धरातल के अंदर तप्त मैग्मा होता है और लावा होता है, जो कहीं पर भी नरम स्थान मिलता है, मुलायम चट्टानें मिलती है, उसको तोड़ करके धरातल के वो ऊपर आ जाते हैं। तो वो ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जान पाते हैं। और भूकंपीय उद्गार के बारे में भी हम जानते हैं। उसमें भूकंपीय उद्गार के बारे में भी हम 3 साक्ष्यों के आधार पर, प्राथमिक लहरों, द्वितीयक लहरों और तृतीयक लहरों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उससे पहले मैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के साक्ष्य, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य कौन कौन से पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, तो देखते हैं हम। कांट का वायव्य परिकल्पना है और लाप्लास का निहारिका परिकल्पना है। तो इनके आधार पर तो पृथ्वी का आंतरिक भाग तब तरल ना होकर के वायव्य होना चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं, या तो ठोस है या तो तरल है, वायव्य तो है ही नहीं। तो इस आधार पर हम उचित जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो आगे का हम अध्ययन पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो सिद्धांतों के साक्ष्य हैं, निहारिका परिकल्पना या कांट की वायव्य परिकल्पना या ग्रहाणु परिकल्पना, इन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आएंगे। बच्चों, इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हुआ हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।